प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसमें लिखना, आ जाओ, वर्क इज वन ऑफ द मीन्स, वर्क इज वन ऑफ द मीन्स, work is one of the means by which, work is one of the means by which system can exchange energy, system can exchange energy स्कोप पे नहीं रहने दो, बंद मत करो, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, बंद मत करो, बंद। Work is one of the means by which system can exchange energy, by which, sorry, exchange energy with its surrounding, with its surrounding। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, if an object is displaced, if an object is displaced through a distance dx, through a distance dx against a force F, against a force F, F against a force F, the amount of work done is defined as, the amount of work is defined as, नीचे लिखना, फोर्स इक्वल टू, सॉरी, वर्क इक्वल टू, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when the system in equilibrium, when the system will in equilibrium, no work is being done, no work is being done। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the work W, the work W that is done, the work W that is done due to expansion and compression, due to expansion and compression, due to expansion and compression of a gas, of a gas against an external, against a gas, sorry, compression of a gas against an external opposing pressure P, external opposing pressure P is called pressure volume work, is called pressure volume work। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क। अब इसके बाद ऐसे लिखना, वर्क इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अब फोर्स इक्वल प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यहां पर अगर पुट करेंगे फोर्स का वैल्यू तो क्या होगा, पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा P और ये हो जाएगा V। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज वर्क। यानी हम यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर पिस्टन है और पिस्टन में यहाँ पर गैस भरा हुआ है, अगर ये पिस्टन या तो कंप्रेस हो जाए और या तो ये एक्सपेंड हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा, वर्क होगा। इसका कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है, और यहां पर जो हम लिखेंगे फाइनली विथ साइन केमिस्ट्री के अंदर, वो लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल और यहां लिखेंगे डेल्टा भी। ये साइन के साथ लिखा हुआ, यहां में साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये विथ साइन लिखा हुआ। तो हम यहां फिजिक्स में वही लिखेंगे पी इंटू भी को, सॉरी केमिस्ट्री में यहां पर पी इंटू भी को लिखेंगे हम माइनस पी एक्सटर्नल और ये लेंगे हम डेल्टा भी। कितना वॉल्यूम में चेंज आया, और वॉल्यूम इतना है और वॉल्यूम इतना हो गया, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, और यहां लेंगे पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। तो लिख लेना वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। अब फिजिक्स में मत बोला लगाते हैं, माइनस लगाते हैं कि नहीं लगाते, केमिस्ट्री में लगाते हैं साइन के साथ ही, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग होता है। वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अगर मान लो यहां थोड़ा सा हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। मान लो तुम क्वेश्चंस बनाए और वॉल्यूम वगैरह चेंज कर दिया है और पी एक्सटर्नल दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्रेशर एटीएम में लोगे और वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क किस में आएगा, वर्क आएगा हमारा एटीएम लीटर में। लेकिन मान लो वर्क हमसे पूछा कि जूल में बताओ, तो वर्क एटीएम लीटर को जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू में से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो अगर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर एटीएम लीटर में आएगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में बदल जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा यूनिट में कि ये जो प्रेशर दे रखा है एटीएम में दे रखा है और वॉल्यूम अगर लीटर में चेंज है, इतना लीटर का चेंज है, तो एटीएम लीटर में आए, लेकिन ऑप्शन में जूल में ऑप्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बदल जाएगा वो जूल में। इसको लिखो यूनिट वाला। वर्क इक्वल टू लिख लेना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, यहां साइन के साथ लिखा हुआ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। और अगर ये एटीएम है लीटर में है तो जूल के लिए 101.3। अगर मान लो प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, हो सकता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और अगर वॉल्यूम उस समय वॉल्यूम अगर लीटर में दिया जाए तो तुम किस में लोगे वॉल्यूम को, मान लो किस में लोगे, तो उस समय मीटर में लेंगे हम, मीटर क्यूब में लेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है तो उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वर्क किस में आ जाएगा, न्यूटन और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो अगर ये पी एक्सटर्नल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर क्यूब में है,
तो यहाँ पर हमें ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा और ये डायरेक्ट जूल में आएगा। इसको जूल में कन्वर्ट करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम जूल में बदलेंगे, इसको जूल में नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम को जरूरी नहीं कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही दे, लीटर में भी दे सकता है। तो लीटर को हमें मीटर क्यूब में लाना होगा। तो लीटर को मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या कन्वर्जन है, क्या होता है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो अगर सेंटीमीटर में भी है तो हम लीटर में बदल देंगे और लीटर को फिर किसमें बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे ना। मान लो सेंटीमीटर में दिया है वॉल्यूम और हमें मीटर में रिक्वायरमेंट है, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदल दो, लीटर को मीटर में बदल दो। तो दूसरा कन्वर्जन है, ध्यान रखना यूनिट का। तीसरा, अगर मान लो यहां पर एटीएम पास्कल में दिया है, एटीएम पास्कल में दिया है, तो वॉल्यूम किस में लोगे, वॉल्यूम किस में लेंगे हम, तो वॉल्यूम यहां लेंगे मीटर क्यूब में, क्योंकि पास्कल कुछ और नहीं है, क्या हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो ये अब ये दोनों मिलके क्या देंगे, हमारा जो वर्क का वैल्यू देंगे किस में देंगे, इसमें भी हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक यहां पर प्रेशर पास्कल में दिया है तो याद रखना कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। ये पास्कल कुछ और नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, न्यूटन मीटर आएगा जो कि जूल कहलाता है। तो एक जगह हमें कन्वर्जन की जरूरत है, अगर एटीएम लीटर आया और हमें आंसर में जूल में है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर इस ध्यान को रखना है कि अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो मीटर क्यूब में होना चाहिए, और ये पास्कल में तो ये मीटर क्यूब में होना चाहिए, अगर लीटर में है तो मीटर में बदलना पड़ेगा उसको। ये 3 यूनिट कन्वर्जन लिख लेना वर्क में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और दूसरा बात यह है कि वो रिवर्सिबल है, यानी जो सैंड वाला बात बताया था, एक सैंड का पार्टिकल्स डाल रहे हैं और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसको होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो एक बात मुझे बताओ कि रिवर्सिबल में खास बात क्या बताया था, रिवर्सिबल में हम यहां पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल में खास बात क्या बताया था, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होता है ना। हर स्टेप पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होगा, क्योंकि सोचो कि अगर मान लो यहां पर हम पिस्टन यहां पर है, हम एक साइड का पार्टिकल डाले तो थोड़ा सा ये नीचे जाएगा तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर हम एक और साइड का पार्टिकल डाले ये और नीचे जाएगा। इसका मतलब यह है कि पी एक्सटर्नल जो होगा ये थोड़ा सा अगर नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यानी अगर ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा। तो कहने का मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस डीपी होगा ना, और ये क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं और इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हो जाएगा पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल। तो याद रखना रिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसके लिए वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
माइनस पी एक्सटर्नल, और यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा भी नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे डीवी। क्यों डीवी लिखेंगे? क्योंकि वॉल्यूम में स्मॉल चेंजेज हो रहा है। अब मान लो पिस्टन जो है यहां से यहां आया होगा, तो एक बार में तो आया नहीं होगा, वो कई स्टेप में धीरे धीरे आया होगा ना। तो यहां से यहां आने में उसको कई स्टेप लगा होगा, हर स्टेप इक्विलिब्रियम में है। यानी यहां से थोड़ा सा इधर आया तो वर्क हुआ, फिर यहां से थोड़ा सा यहां आया तो वर्क हुआ, यहां वर्क हुआ, फिर वर्क हुआ और वर्क हुआ। यानी यहां से यहां आने में कई स्टेप में उसने वर्क किया है। तो सारे वर्क को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे ना। तो यानी रिवर्सिबल में हमें, इरिवर्सिबल में इंटीग्रेशन करने में हमें कोई नीड नहीं, यहां से आया और यहां आया, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल। तो यहां पर अब हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू, यहां पर हम डी लगा देते हैं ताकि इंटीग्रेट कर सके। अब यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख देंगे। अब पी एक्सटर्नल के बदले हम क्या लिखे पी इंटरनल लिख सकते हैं ना, और यहां लिख दे डीवी, ठीक है। और यहां हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब पी इंटरनल, पी इंटरनल को हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआईटी, आइडियल गैस के लिए। तो हम आइडियल गैस की सब जगह बात करेंगे। तो यहां पर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआईटी अपन भी। अब ये पी जो है, अब एक्सटर्नल होता तो हम नहीं लिख पाते, एक्सटर्नल इक्वल टू थोड़ा होता पीवी इक्वल टू एनआईटी, इंटरनल इक्वल टू होता है ना। तो एक्सटर्नल को हमने बदला इंटरनल में, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। और हमने पीवी इक्वल टू एनआईटी लगा दिया आइडियल के लिए, तो उस कंटेनर में आइडियल गैस ही है। और यहां प्रेशर इक्वल टू हो गया माइनस एन आई टी अपॉन भी, और ये हो जाएगा डीवी, ठीक है। और दोनों तरफ क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे। तो मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो माइनस एन आई टी, और ये हो जाएगा डीवी अपॉन भी। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू वो चेंज हो रहा है। अब यहां पर हम लगा देते हैं लिमिट। तो वॉल्यूम V1 चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वो तो उसके साथ आ जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। चाहे कंप्रेस हो रहा हो तो इनिशियल V1 है और फिर V2 हुआ होगा, एक्सपेंड हुआ होगा तो V1 और ये V2 हुआ होगा। और इस केस में यहां पर जीरो, इनिशियल में तो वर्क जीरो होगा जब स्टार्ट किया होगा हमने, जब वॉल्यूम यहां पर ऐसे होगा तो वर्क क्या होगा जीरो, अभी तो चलना स्टार्ट किया था उसने। और फिर जाके वर्क, ये वर्क मैक्सिमम कहा जाता है इस केस में, वो आगे हम बात करेंगे वर्क मैक्सिमम कैसे हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना पी एक्सटर्नल पी इंटरनल क्या, क्योंकि इस केस में रिवर्सिबल के केस में बराबर होता है। अब इंटीग्रेट कर दो तो यहां क्या हो जाएगा, हाँ, और जीरो में से ये माइनस कर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस एन आई टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln भी, और इस पे हम लिमिट लगा देंगे V1 और V2। तो वर्क मैक्सिमम या वर्क इक्वल टू माइनस एन आई टी, और यहां लगा देंगे ln V2 अपॉन V1। मैं डायरेक्ट लिख दिया V2 अपॉन, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर वर्क, अब इसको हम लॉग में ले लेते हैं, लॉग में हो जाएगा -2.303 एन आई टी और लॉग V2 अपॉन V1। ये जो वर्क हो गया, ये वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब यहां ध्यान देना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बॉयल्स लॉ लिख सकते हैं। तो यहां पर V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 के बदले क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं।
तो इसके बदले हम ये पुट कर दे वैल्यू, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा, या मैक्सिमम लिखो 2.303 NIT लॉग, और यहाँ P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं हम। तो या तो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल इस तरह से करेंगे या तो इस तरह से करेंगे। वो वॉल्यूम दे रखा है होगा तो हम ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, और ये प्रेशर दे रखा होगा तो ये वाला प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन में ध्यान रखना, बोर्ड में आता है डेरिवेशन। ठीक है, बाकी हम डेरिवेशन एडियाबेटिक वर्क नहीं बताएंगे, वो फिजिक्स से पढ़ते हो तुम। ये क्लियर हो गया? कौन सा? यहां वाला। यहां पर ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, ln v। तो ये हायर लिमिट माइनस, तो हायर लिमिट क्या है, ln v2, और लोअर लिमिट क्या है, ln v1। ये है। अब m, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ln m बाई n को क्या लिख सकते हो, ln m माइनस ln n। अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसा ही है, तो हम लिख देंगे ln v2 अपॉन v1, या ऐसा है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और दो कल वाइब्रेशनल वाला बोल रहे थे, वाइब्रेशनल वाला सिलेबस में नहीं है, केवल रोटेशनल है और ट्रांसलेशनल। अगर कभी आता है, अभी तक केवल जेई में एक बार क्वेश्चन आया है, नीट में है भी नहीं। अगर मान लो कहीं पर आता है तो तुम्हें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से तुम निकाल सकते हो। तुम हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक है यहाँ पे 3n। ठीक है, अब जैसे मान लो मोनो एटॉमिक के लिए बोले, मोनो एटॉमिक के लिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, और रोटेशन वाइब्रेशनल, इसके लिए बाकी सब 0 होता है। एक बार जे में क्वेश्चन है, बस उसमें भी नहीं क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि उसने बोला हीलियम गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हीलियम गैस क्या होता है, तो इसमें तो ये होगा ही नहीं, तो वाइब्रेशनल का कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं। अगर इसमें डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, अब यहां पर m के बदले मोनो एटॉमिक में 1 पुट करोगे और डाई एटॉमिक में 2 पुट करोगे, तो यहां 6 आएगा, तो 3 इसका और 2 इसका, कितना हुआ 5। जो बचेगा वो जाएगा वाइब्रेशनल में। यहां 3 इंटू 1 पुट करो, 3 आया, कुछ भी नहीं बचा, जाएगा 0। यहां पर डाई एटॉमिक है, तुम अगर 2 पुट करोगे 6 आएगा। हम ये तो जानते हैं ना, ये दोनों जानते ही है, 3 और 2 5, तो ये बचेगा तो 1 जाएगा। अगर ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक में अगर लीनियर है, तो ये कितना हो जाएगा 9। 3 पुट करेंगे ना 9 होगा। तो पहले ट्रांसलेशनल बताओ, और ये कितना होगा, लीनियर है वो, 3 और 2 5, कितना बचा, 4 जाएगा इसमें। अगर ये नॉन लीनियर है, ये कितना होगा, ये 3 और ये कितना बचा, ये 3 जाएगा। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन ट्रिक ध्यान में रखना, 3n होता है। अब ध्यान देना, हमने अगर एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, अब देखो ये जो वैल्यू आया साइन के साथ आया, तो हमें यहां पर वर्क का साइन क्या होगा वो जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये साइन के साथ है। लेकिन जब हम फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ बोलेंगे तो लिख के देगा कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम, वहां पर साइन के साथ वैल्यू पुट किया जाता है। तो अगर ये सोचो कि कंप्रेशन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है, मान लो
पहले तो तुम पहले से सैंड रखा हुआ और तुम एक एक सैंड को हटा रहे हो, ये पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहां से यहां जाने में उसको क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। अब एक्सपेंशन हुआ है तो यहां से यहां तक ऑब्जर्वेशन है या नहीं है? है ना। हर 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 स्टेप में हमने एरिया उसका वर्क क्या किया? ऐड किया इंटीग्रेट करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम P और V में ग्राफ बनाए और आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन हो रहा है तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे। तो यहां मान लो P1 प्रेशर है और एक्सपेंशन होते होते उसका प्रेशर P2 चला गया। P1 प्रेशर पे मान लो वॉल्यूम V1 है और यहां पर वॉल्यूम V2 है। तो यहां हम वॉल्यूम V1 से कहां जा रहे हैं? V2। एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना। इसका मतलब इसका एरिया क्या बताएगा? इसका एरिया क्या बताएगा? तो लिख लो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व एरिया अंडर द पीवी कर्व is known as work. Area under the PV curve is known as work. Area under the PV curve is known as work. ग्राफ निकाल लो इसका। ये अगर हम एरो ऐसे लगा रहे हैं एक्सपेंशन हो रहा है, एरो ऐसे लगा देंगे कंप्रेशन हो जाएगा। ये हमने ग्राफ किसके लिए बनाया? रिवर्सिबल के लिए। ये ग्राफ रिवर्सिबल के लिए। अब मुझे सोच के बताना कि मान लो एक्सपेंशन हो रहा है ना, यहां पर पिस्टन रखा हुआ है और यहां पर 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 1 kg का ऑब्जेक्ट जैसे हटाओगे ये पिस्टन भागेगा ऊपर की तरफ। या कंप्रेशन ले लो पहले। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरा हुआ। अब तुम 1 kg का ऑब्जेक्ट रख दिए इस पे, ये पिस्टन चलाया नीचे आके यहां रुक गया और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है। तो इरिवर्सिबल में जो वर्क निकालते हैं वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है। अब इसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो तुम्हें यहां पर 1 kg का ऑब्जेक्ट पुट किए यहां पे और ये नीचे चला आया, तो यहां पर तुमने प्रेशर लगाए, तो तुम कौन सा प्रेशर को लोगे? प्रेशर एक P1 है, यहां पर P1 है ना प्रेशर P1, और यहां पर प्रेशर P2 है। यहां पर प्रेशर P1 है। P1 कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रखने के पहले का ये प्रेशर है, जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा तब। इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि अभी पिस्टन इक्विलिब्रियम पर है और रुका हुआ है। अब तुम जब 1 kg का ऑब्जेक्ट रखोगे पिस्टन तुरंत नीचे, तो ये P1 हो गया और ये P एक्सटर्नल P2 हो गया, आके अब ये दूसरा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें P एक्सटर्नल लेने के कहा जाएगा तो तुम P1 पुट करोगे या P2 पुट करोगे? कौन सा पुट करेंगे? डिफरेंस नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया तब ये इक्विलिब्रियम में,
और जब ये 1 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो इसका मतलब ये प्रेशर हमें कंसीडर करना है, यानी जब आके वो फाइनल रुका है वो वाला प्रेशर हमें लेना है, क्योंकि इसके इस प्रेशर की वजह से वर्क थोड़े ना हुआ है, इस प्रेशर की वजह से वर्क हुआ है। तो यहां से जब चला है और जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो यहां पर जब तुम्हें देगा इनिशियल प्रेशर, इसका मतलब अभी ऑब्जेक्ट रखा नहीं गया, अब रख दिया गया, अब नीचे चला आया, इसका मतलब ये प्रेशर वर्क करवाया है। तो P एक्सटर्नल के जगह पे यहां पर हम P1 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? P2। ठीक है, तो P2 मान लेते हैं यहां पर प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ है, पहले P1 था और ये P2। तो इस तरह से अगर हम वर्क निकालेंगे और वॉल्यूम V2 हो गया मान लो, तो यहां पर हम प्रेशर P2 मान लेते हैं। तो इसका हम ग्राफ ऐसे नहीं बनाएंगे कर्व टाइप का, क्योंकि हर स्टेप तो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ना। तो मान लो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया या V2 से V1 हो गया, और प्रेशर हम एक ही लेंगे, दो प्रेशर नहीं इसमें लेंगे। समझ में आ रहा है दो प्रेशर क्यों नहीं लेने वाले हैं? क्योंकि एक यहां से स्टार्ट हुआ और एक यहां पर आया, बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन नहीं है तो ग्राफ भी ड्रॉ नहीं होगा उसका। बस ये है कि वॉल्यूम कहां से कहां गया और एक ही प्रेशर को डिस्कशन हुआ रहेगा वहां पे। तो यहां पर एक ही प्रेशर का डिस्कशन होगा और यहां पर वॉल्यूम में चेंज दिखाएगा, तो प्रेशर हमेशा एक ही रहेगा। तो यहां पर हमने एक प्रेशर मान लिया और ये हमने इसका ग्राफ बनाया रिवर्सिबल का, और ये इरिवर्सिबल का ग्राफ। तो इसका एरिया अंडर द कर्व ये है। अब मुझे बताओ, एक्सपेंशन ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंशन भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ एक्सपेंशन में वर्क किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? तो वर्क अभी आएगा एक्सपेंशन में, अभी आगे इसको और ग्राफ बनाए करवाएंगे। वर्क एक्सपेंशन में आएगा, वर्क रिवर्सिबल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। इसको और भी दूसरे हम ग्राफ से प्रूव करेंगे कि रिवर्सिबल का ज्यादा आता है एक्सपेंशन के केस में। दूसरे ग्राफ से आगे प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन शायद अवस्थी में ऐसा डायरेक्ट दिया हुआ है कि किसका वर्क ज्यादा होता है। तो हमने वर्क पढ़ा इरिवर्सिबल के लिए, तो इरिवर्सिबल के लिए वर्क क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये साइन के साथ लिखा हुआ है। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए क्या होगा फॉर्मूला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए अब नेक्स्ट लिखना वर्क फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होगा वर्क आइसोकोरिक के लिए? आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पिस्टन जैसे है वैसा ही है, पिस्टन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज ही नहीं है तो वर्क क्या होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिख लेना फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क विल बी जीरो। नेक्स्ट लिखना फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क क्या होगा, तुम घूम के उधर से अरे ही आ गए तो वर्क नहीं किए,
डिस्प्लेसमेंट ना जीरो हुआ, वो हम यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ रहे हैं, ना ही कि डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़ रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए हमें ग्राफ से दिया जाएगा। ठीक है, मान लो हम ए पोजीशन पर है, ए से गए बी, ठीक है, बी से गए सी, और सी से गए डी, सी से गए डी, और डी से गए ए बी सी डी और डी से गए ए, यानी हम यहीं पर आ गए, और ऐसा ग्राफ में बनाया रहेगा। या इसको इसी ग्राफ में ड्रॉ कर लो। इसको यहां पर ए मान लो, ए बी सी और ये डी। तुम देख रहे हो दोनों ग्राफ में एक क्लॉकवाइज दिखाया गया है और एक क्या दिखाया गया है। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो ये एरिया क्या बता देगा, वर्क बता देगा ना। इसका स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इसका एरिया निकाल देंगे, वर्क बता देगा। ये एरिया हमें वर्क बता देगा। तो वहां पर क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा और यहां पर मेंशन रहेगा कि यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। मान लो ऐसा मेंशन है कि यहाँ पर 5 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पर 10 लीटर हो गया, यहाँ पर प्रेशर जब ये 5 था तो मान लो 20 ATM है, और वॉल्यूम बढ़ गया तो 2 ATM हो गया। ठीक है, इस वॉल्यूम पे प्रेशर ये है, इस वॉल्यूम पे प्रेशर ये है, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं ना, इसका एरिया हम निकाल देंगे। अब मुझे ये बताओ, मैग्नीट्यूड तो एरिया वाइज निकल जाएगा, अब साइन के बारे में, क्योंकि यहां पर हम फॉर्मूला तो लगा नहीं रहे कि हमें साइन है हमारे पास। तो जब नहीं है तो मेरे को ये बताओ कि क्लॉकवाइज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कैसे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन ही हो रहा है। जब इधर से जाएंगे तो उधर से आएंगे भी तो। बताओ बियानी, फिजिक्स में पढ़ोगे ना तुम लोग। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में साइन क्या होगा, साइन के बारे में बात देखो। मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एरिया। लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि साइन पहले से मेंशन किया हुआ है कि -P एक्सटर्नल डेल्टा V है, साइन आ गया, वैल्यू पुट कर दिए। या रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए यहाँ पर साइक्लिकल हमें एरिया निकालना पड़ेगा और साइन लिखना पड़ेगा वहां पे, प्लस या माइनस। दो कैसे निकालेंगे, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं ये पूरा एरिया ले लूं, यहां से इसको हटा दे रहा हूं, ये पूरा एरिया ले ले, ये पूरा एरिया हम लेते हैं। तो ये हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां जाते समय वर्क कितना होगा। अच्छा, यहां से यहां जाते समय वर्क कितना होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम 0 है। यहां से यहां जाते समय वर्क कितना होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम 0 है। वॉल्यूम 0 है ना, डेल्टा भी 0 है, वॉल्यूम नहीं 0, डेल्टा भी 0 है। अच्छा, यहां से यहां जाते समय वर्क क्या होगा,
यहां से यहां जाते समय वर्क क्या होगा, क्योंकि यहां डेल्टा भी क्या है, यानी वर्क केवल यहां से यहां होगा और यहां से यहां होगा, दो ही केस में वर्क होगा। हम ऐसा नहीं कि ये वाला एरिया लेके इधर से और इसको हम यहां से पकड़ रहे हैं, यानी यहां से यहां वर्क हमने इसको पूरा मान लिया। अब इसमें से अगर हम इस वाले वर्क को अगर निगेटिव कर दें, इस वाले को, तो क्या इसका एरिया आ जाएगा? यानी एक बार हमने पूरा निकाला यहां से यहां तक, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और उस रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या इसका एरिया आ जाएगा? वैसे ही आएगा ना। अब चलो ऐसे बनाओ, ए से बी गए तो वर्क हुआ, चलो इसका पूरा एरिया बताओ मेरे को। पूरा एरिया जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा एरिया का। हमने ए से बी में क्या निकाल लिया, एरिया, वर्क आ गया, जो एरिया आएगा वही होगा। अब साइन हमें लगाना है कि जो वैल्यू आया उसका साइन क्या होगा। तो मुझे बताओ ए से बी में एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा? केमिस्ट्री में नेगेटिव होगा, ठीक है, फिजिक्स में पॉजिटिव होता है, तो यहां पर होगा नेगेटिव, होगा ना नेगेटिव ए से बी में। अब ये हमारा ए से बी हो गया, बी से सी में कोई वर्क होगा नहीं, सी से डी में वर्क होगा। तो इसका अगर यहां से यहां वर्क होगा तो ये वाला एरिया निकालेंगे ना, ये वाला सी से डी अगर वर्क हुआ तो ये वाला एरिया निकालेंगे ना। तो सी से डी क्या हो रहा है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन? क्योंकि साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, पहले एक्सपेंशन हुआ होगा, फिर कंप्रेशन हुआ, तभी तो उसी पोजीशन पाया होगा। मतलब इनिशियल फाइनल सेम होने का मतलब पहले एक्सपेंशन फिर कंप्रेशन, या पहले कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन, दोनों केस हो सकता है। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, तो यानी सी से डी के बीच का हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो एरिया तो आ जाएगा, एरिया मैग्नीट्यूड को बताएगा। अब साइन बताओ, सी से डी कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में वर्क का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब हमें इसका नहीं निकालना था, हमने इस पूरे का निकाला और इसका निकाला। अब हमें इसका चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ यहां से क्लोज किया गया, इसका चाहिए, तो पूरे में से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक एरिया पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, वो वेक्टर मैग्नीट्यूड मत समझ लेना, इसका वैल्यू क्या है, एरिया क्या है, ज्यादा है। और मान लो ये आया 50, मान लेते हैं, -50 आया, और ये एरिया कम आएगा, तो मान लेते इसको क्या आया, +10। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तब ये आएगा ना, तो वैल्यू फाइनली क्या आएगा, यानी इसका एरिया निगेटिव आया या पॉजिटिव आया, माइनस आया प्लस आया, तो माइनस वो क्या बता रहा है, वर्क निगेटिव हो रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ, एरिया माइनस में होता है, माइनस, ये साइन मैग्नीट्यूड में नहीं देख रहा हूं, एरिया कहीं माइनस में होता है क्या? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क का साइन। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था मैग्नीट्यूड ये है, अब हम साइन को डिसाइड कर रहे हैं, इसको हटा दो। अब ऐसे समझो, ये एरिया 50 है और ये एरिया 10 है, ये एरिया 50 है और ये एरिया 10 है, तो एरिया क्या होगा, 40 होगा। अब साइन लेके आओ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फाइनली साइन क्या होगा, तो वो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क का साइन, यानी वर्क विल बी नेगेटिव। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो वर्क क्या होगा, तो तुम डायरेक्टली इस बात को रट भी सकते हो, और जो करना है कर सकते हो।
क्लॉकवाइज में वर्क निगेटिव होता है, ये तुमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। लॉजिकली चाहते हो तो ये लॉजिकल है, लॉजिक है कि कैसे निगेटिव हुआ। अगर मत बोला कि माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। एरिया निगेटिव कहने का मतलब एरिया कभी निगेटिव होता है क्या? वो साइन वर्क का साइन हम बता रहे हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, एंटी क्लॉकवाइज गया। अब मुझे बताओ इसमें वर्क क्या होगा? तो हमें इसका एरिया लेना होगा। इसका एरिया लेने के लिए मैं इस पूरे का एरिया निकाल के और इस एरिया को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो यहां से ए से गए बी, तो यहां से पूरा एरिया निकालो। ये एरिया वैल्यू वाइज ज्यादा है, तो ए से बी जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ना। इसका मतलब इस केस में वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव है। और वैल्यू क्या है इसका? ज्यादा। तो पॉजिटिव वर्क का साइन को बता रहा है, वैल्यू एरिया को बता रहा है। और इस यहां से यहां तक ए से गए बी, अब बी से सी में तो कोई वर्क होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सी से कहां गए? डी, यहां वर्क होगा। तो इसके एरिया को अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये एरिया अगर हम निकाल दे और पूरे में से माइनस कर दे तो इसका आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या है? पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा। साइन निगेटिव आएगा वर्क का, और वैल्यू क्या आएगा? कम या ज्यादा? कम आएगा। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो। तो पहले वैल्यू माइनस करो, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है? पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला? तो टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा? तो टोटल रिजल्टेंट आएगा पॉजिटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज में वर्क जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब ऐसे अगर प्रैक्टिकली सोचोगे कि वहां से यहां गए और वहां से फिर वापस चले आए, यहां से गए कोल्हापुर और कोल्हापुर से वापस चले आए, तो यहां पॉजिटिव गए तो हुआ, वहां से निगेटिव हुआ, तो टोटल तो जीरो हो गया। पिस्टन यहां था, यहां से यहां आया तो मान लो पॉजिटिव हुआ होगा, और यहां से यहां गया होगा तो निगेटिव हुआ होगा। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, टोटल जीरो हो गया। ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्ट याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में एरिया से हम वर्क निकालते हैं, और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ये डायरेक्टली तुम अब याद रखना। अब नेक्स्ट लिखना, वर्क इन वैक्यूम, वर्क इन वैक्यूम, वर्क इन वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन, वर्क इन वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन, वर्क इन वैक्यूम एंड फ्री एक्सपेंशन। वैक्यूम में पी एक्सटर्नल क्या होगा? वैक्यूम में पी एक्सटर्नल क्या होगा? वर्क क्या होगा? जीरो। या ये वर्ड लिखेगा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर गैस पिस्टन में भरा हुआ है, ठीक है, यहां पर अगर पिस्टन में गैस भरा हुआ है और पिस्टन यहां लगाया हुआ है, तो अगर हम इसमें गैस भर देते, गैस इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, तब ये रुका हुआ होगा। और जब ये रोकने वाला है ही नहीं, यहां पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये एक्सपेंशन होता चला जाएगा ये। और ये फ्री एक्सपेंशन होगा क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन में मतलब कुल मिलाकर वही है कि उसको अपोज करने वाला नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर क्या होगा?
एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। जब जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, तो लिख लेना वर्क विल बी जीरो इन फ्री एक्सपेंशन। वर्क विल बी जीरो इन फ्री एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म यूज करता है बम कैलोरीमेट्री। एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है जिसमें एक कंटेनर होता है और उसका पिस्टन फिक्स कर दिया जाता है और उसके अंदर बम कैलोरीमेट्री, इसका पिस्टन फिक्स कर दिया जाता है। तो जब पिस्टन फिक्स कर दिया जाएगा और रिएक्शन करवाया जाता है तो बताओ इस केस में वर्क क्या होगा, जीरो। तो लिख लेना इन बम कैलोरीमेट्री वर्क विल आल्सो जीरो। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिख लेना आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में ही फॉर्मूला लगेगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि इसमें पी कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो होता है, डेल्टा पी इंटरनल जीरो होगा ना, मतलब चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं जीरो है ना। एक अभी दिमाग से मत लगना कि पी एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल जीरो नहीं है, पी इंटरनल कांस्टेंट है। तो ये इसमें आइसोकोरिक में पी एक्सटर्नल जीरो नहीं होता है, इसीलिए वर्क जो हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो लिख लेना आइसोबारिक में वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब रहेगा एडियाबेटिक, वो लास्ट में कराएंगे, मतलब लास्ट में फर्स्ट लॉ पढ़ाने के बाद, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आता है। अब हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। हेडिंग लिख दिए क्या, यहां ध्यान देना, एक ग्राफ, मान लो हमने एक टीवी का ग्राफ बनाया और ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया, तो बताओ ये ग्राफ किसका है, किस प्रोसेस के लिए है, आइसोबारिक। ये ग्राफ किसके लिए होगा, अब मान लो एक ग्राफ और ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये ग्राफ किसके लिए होगा, ये एडियाबेटिक के लिए होगा, ये आइसोथर्मल के लिए होगा। जो नीचे वाला ग्राफ होता है वो एडियाबेटिक का होता है और जो ऊपर वाला होता है वो आइसोथर्मल के लिए होता है। ये ग्राफ किसके लिए होगा, आइसोकोरिक। तो ये आइसोबारिक है और ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक और ये आइसोकोरिक है। अब ये पीवी का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो मुझे बताओ कि एरिया सबसे ज्यादा अगर ये कवर करेगा तो सबसे ज्यादा एरिया किसका आने वाला होगा, आइसो। ये एरिया मतलब पूरा लेना है, एरिया बोले तो ये पूरा एरिया, ये बोले तो यहां से यहां तक का एरिया, ये बोले तो यहां से यहां तक का एरिया, ये बोले तो यहां से यहां तक का एरिया। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका आएगा, आइसो। तो वर्क सबसे ज्यादा किसमें होगा, किसमें होगा, आइसोबारिक। आइसोबारिक के बाद किसका होगा वर्क, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल के बाद किसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, आइसोकोरिक। ये वर्क क्या होगा, होगा ना, उसमें वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा वर्क, ठीक है, जब हम लोग कोटा में पढ़ रहे थे तो एक सर थे वो जो रेजोनेंस कार के वर्मा सर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आइसोथर्मल का ऊपर से ग्राफ क्यों जाता है और एडियाबेटिक का नीचे से क्यों जाता है।
एडियाबेटिक का और उसका स्लोप कम है। स्लोप का वैल्यू कितना है? आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर से जाता है, एडियाबेटिक का ग्राफ नीचे से जाता है। क्यों? पीवी पीवी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब बताना सही से, सर से पूछ के बताना। तो ये लिख लो, वर्क जो होगा आइसोबारिक का ज्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, एडियाबेटिक का होगा, और सबसे कम वर्क जो होगा आइसोकोरिक का होगा, 0 होगा। क्या हो गया? पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मान लो एक पिस्टन रखा, पिस्टन यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर गैस है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक 1 केजी का, 1 केजी का है, 1 केजी का है और 1 केजी का है। ठीक है? तुम पहले यहां पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तुम अभी यहां पर केवल इस कंटेनर से केवल 1 केजी का ऑब्जेक्ट को हटाए हो, 1 केजी का ऑब्जेक्ट को हटाए हो, केवल एक वाले को। ये पिस्टन ऊपर गया, अब दूसरे यहां पर प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। अब तुम क्या किए, एक और स्टेप में 1 केजी का ऑब्जेक्ट एक और हटा दिए, ये पिस्टन और ऊपर जाएगा, यहां P3 हो गया और V3 हो गया, और यहां पर तुम जो एक और पिस्टन, एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसको भी हटा दिए। अब ये फाइनल यहां जाके रुक गया है, तो यहां P4 और V4 हो गया। ठीक है? यानी इस 1 केजी का ऑब्जेक्ट को तुम अलग अलग टाइम में हटाए, एक हटाए, फिर दूसरा हटाए, फिर तीसरा हटाए। इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो यहां से यहां तक वर्बली एक नॉर्मल टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना कि क्या हो रहा है, और ध्यान देना एक्सटेंशन हो रहा है, तो ग्राफ ड्रॉ करो।
ड्रॉ कर लिए। प्रेशर है, वॉल्यूम है। स्टार्टिंग में प्रेशर क्या होगा? P1। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इस दोनों को मिला दे, ये P1 और ये V1। ये पॉइंट क्या होगा? इसका एरिया क्या बताएगा? वर्क बताएगा ना। अब यहां से आ गए, अब क्या होगा? P2। P2 क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? और वॉल्यूम? ये पॉइंट क्या होगा? अब ये पॉइंट यहां से यहां गया, V1 से V2 गया, तो इसका एरिया बताएंगे ना। इसका एरिया वर्क बताएगा ना, यहां से यहां वाला। V1 से कहां गया? V2। अब यहां से यहां गए, अब P3 हो गया, तो P3 क्या है? और कम है। सॉरी, प्रेशर क्या हुआ? कम होगा। और वॉल्यूम क्या होगा? ये दोनों को टच कराओ। ये पॉइंट क्या गिरेगा? P3। अब कहां से कहां गए तुम? V1 V2 से कहां गए? V3। तो इसका एरिया क्या बताएगा? बताएगा ना, V2 से V3 का वर्क, ये एरिया। अब P3 से कहां गए? प्रेशर क्या हुआ? यहां से आ गए प्रेशर, प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम, इसको मिला दो, ये हो गया P4 V4। P3 से P4 का जाने का मतलब ये हुआ कि V3 से V4 गए और इसका हमें एरिया लेना पड़ेगा। तुम एक चीज ऑब्जर्व, ये ग्राफ ड्रॉ करने आ गया। अब ऑब्जर्व करो कि जितना स्टेप हो रहा है, हमने यार एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप करवाया है, तो स्टेप वाइज यहां पर एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे एक्सपेंशन में, जैसे जैसे एक्सपेंशन में हो रहा है, तो एरिया क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है। अगर मान लो इसी तरह से तुम इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट स्टेप में कर दोगे, इनफाइनाइट स्टेप में कर दोगे, तो मैं यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं। अगर इस स्टेप को इनफाइनाइट स्टेप में कर दोगे, एक एक साइड को हटाओ, तो कुछ वो ऐसा आएगा ग्राफ। मतलब ये कम होता चला जाएगा। ये ऐसा आएगा, मतलब एरिया और क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। अगर मैं इसी के लिए मैं यहां से, अब ये तीनों स्टेप को मैं मिला दूं, यहां से ऐसे मिला दूं। मान लो तीन स्टेप को हमने 1 बाय 1 किया, और ये हमने 1 बाय जो 1 ऑब्जर्वेशन किया, ये हमने इरिवर्सिबल के बेसिस पे किया। यहां से यहां गए, 1 केजी का ऑब्जेक्ट आया, तुरंत ऊपर गया, इरिवर्सिबल के बेसिस पे गया। यहां से यहां गए, 1 केजी का ऑब्जेक्ट हटाया, इरिवर्सिबल हुआ। यहां से यहां गए, इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है। अब इसको मैं रिवर्सिबल की तरह सोचूं,
इसको हम एक एक थोड़ा थोड़ा स्टेप में सोचो। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया ये वाला, ये इरिवर्सिबल के लिए है, क्योंकि उसका ग्राफ ऐसे नहीं आता। और ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने यहां से यहां तक, वो किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। ये ग्राफ जो है ये रिवर्सिबल के लिए है, और ये जो ग्राफ है वो, अब मुझे बताओ कि ये वाला एरिया जो तुम पहले निकाले थे और ये वाला एरिया, किसका एरिया ज्यादा आने वाला, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? किसका? देखो ये एरिया कम हो गया ना, ये रिवर्सिबल में जुड़ेगा, क्योंकि ये एरिया रिवर्सिबल में जुड़े, ये वाला पार्ट कम हो गया ना, ये वाला पार्ट कम हो गया ना। इसीलिए एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा आता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, क्योंकि ये पार्ट कम होता चला जाता है। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, अरे इसमें क्या आप समझना है? ये ग्राफ बना लिए, ये ग्राफ बनाए, ये ग्राफ समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना है कि इनफाइनाइट स्टेप में कर दो। इनफाइनाइट स्टेप में करोगे तो ये इससे जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ेगा तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है? ये इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ है। ये इरिवर्सिबल के लिए ऐसे बनाया जाता है, कर्व नहीं बनाया जाता है। अब तुम रिवर्सिबल के लिए सोचो कि P1 से P4 गए, P1 से कहां गए, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। P1 से गए तुम P4, भाया किसके थ्रू गए? रिवर्सिबल के थ्रू। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे। अब अभी सोचो, इसको हटाओ पहले। अब तुम पहले इसका एरिया क्या बताएगा? वर्क इरिवर्सिबल के लिए बताएगा। अब P1 से तुम गए P4, किसके थ्रू? रिवर्सिबल के थ्रू। ये इरिवर्सिबल वाला ग्राफ है, तो रिवर्सिबल के थ्रू जाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ग्राफ। बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे? अब मुझे बताओ कि मान लो यहीं से लेते हैं कि इसका एरिया ज्यादा आएगा या इसका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट का एडिशन ज्यादा आएगा। ये मान लो 1 पार्ट है, ये 2nd पार्ट, ये 3 पार्ट है। तो देखो अगर इसका एरिया तुम लोगे, इसका एरिया, ये रिवर्सिबल का है, अगर तुम इसका एरिया ले रहे हो, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये एरिया किसका बताएगा? इरिवर्सिबल का, रेक्टेंगल का एरिया। तो ये एरिया क्या हो गया? कम हुआ ना। ये एरिया क्या हुआ? कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो किसका एरिया ज्यादा गिर रहा है? रिवर्सिबल का। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? ऐसे देख लो, मान लो ऐसे है, ऐसे है। अभी मान लो इसका एरिया, इसका तुम एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया तुम जोड़े, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तुम जोड़ दिए। अब इसी ग्राफ को मैं यहां से यहां तक कर्व बना दूं, ए है और ये बी है, कर्व बना दो। अब मैं बोलूं इसका एरिया, तो तुम्हें बस बताना है कि इसका एरिया ज्यादा है कि इसका एरिया ज्यादा आएगा? इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो तुम कर्व यहां से ड्रॉ किए हो, यहां से मानो या यहां से, तो ये जो एरिया जो है वो कंसीडर नहीं हो रहा है और इसमें वो पार्ट ऐड हो रहा है, इसीलिए ये एरिया ज्यादा गिरेगा। यानी एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल में वर्क क्या होता है? ज्यादा होता है।
तो ये तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और ये थोड़ा सा प्रूफ करके भी देख सकते हैं हम कैसे ज्यादा होगा। वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा। तो साइन वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज। साइन मत लेके जाना, साइन तो जो होगा वो तो होगा, मैग्नीट्यूड वाइज हमें चेक कर रहे हैं। साइन तो अलग मैटर है कि नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, वो अलग मैटर कर रहा है। रिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसके लिए हमने क्या बोला था कि हर पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं ना। इरिवर्सिबल के लिए हम ग्राफ हाइपरबोला ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हर स्टेप का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। यहां से यहां गया तो ऑब्जर्वेशन होगा, इनिशियल और फाइनल, बीच में क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। यहां से यहां गया, उसके लिए ड्रॉ ऐसे होता है, रेक्टेंगल टाइप का बनता है। उसके लिए ग्राफ हम हाइपरबोला नहीं बनाते। एक बार पहले ही बात किया था हमने कि रिवर्सिबल के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ नहीं ड्रॉ करते। उसके लिए ऑब्जर्वेशन ऐसा रहता है। अगर तुम ये मान के चलते हो कि ये तुम वर्क जो तुम निकाल रहे हो, इसका वर्क ए से गए बी, बी से गए सी, ये रिवर्सिबल का नहीं है, ये इरिवर्सिबल का है। तुम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो कि ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से गए, तो ये अगर रिवर्सिबल का होता पी और बी का तो ऐसा आता ना, ये ऐसा कैसे आ गया? तो वो रिवर्सिबल है, सॉरी ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जाता, ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ और कितना का वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी प्रेशर कितना चेंज हुआ P1 से P2 और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ V1 से V2। अब यहां से पिस्टन यहां आया तो मैं क्या बोला था, कौन सा प्रेशर लेने का, जो फाइनल आया। तो मान लो यहां का यहां वाला लिए, तो यहां से और यहां ये ले, तो ये ग्राफ किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल का ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अब तुम मान लो साइक्लिक पढ़ते हो ऐसा ऐसा, और यहाँ पी भी लिखा रहता है ना, कई क्वेश्चन बनाए होंगे। तो ये ग्राफ तो पीवी का ग्राफ ऐसे हम थोड़े प्लॉट कर लेंगे, तो ये इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए तो ऑलवेज हाइपरबोला आता है। तो जो तुम ऑब्जर्वेशन में ग्राफ लिखते हो वो रिवर्सिबल के लिए होता है। सोचो कि यहां से यहां पिस्टन पलक झपकते नीचे आ गया, तो बीच में ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं, केवल कहां से कहां वॉल्यूम चेंज हुआ और प्रेशर पहले कितना था अब कितना है। तो यहां से अगर यहां आया तो प्रेशर ये वाला लगेगा क्योंकि अभी यहां रुका हुआ था तो प्रेशर P1 है, और जैसे ऑब्जेक्ट रखे नीचे आया तो ये वाला प्रेशर एक्सटर्नल काउंट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज और प्रेशर कितना है, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो चेंज इन वॉल्यूम और एक्सटर्नल एक ही होगा, या मान लो एक्सटर्नल ये है, ये ग्राफ, ये प्रेशर है और ये वर्क, इसका एरिया बता देगा क्या, वर्क। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन से साइन डिसाइड कर लेंगे। नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज करना है। ऐसा एक बार क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन उसने लिखा हुआ नहीं था, हालांकि बोनस मिला था वो। उसने दोनों वैल्यू था और कुछ कंपेयर करने का था, उसमें वर्क भी था और कुछ साइन भी था। उसने ये नहीं बोला था कि मैग्नीट्यूड वाइज करना है, और आंसर दिया था मैग्नीट्यूड वाइज। तो कभी भी करो तो मैग्नीट्यूड वाइज करो, साइन वाइज मत करो। ये ग्राफ क्लियर हुआ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए।
क्लियर? तो याद रखना, रिवर्सिबल के लिए हम हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं और इरिवर्सिबल के लिए हम प्लॉटिंग करते हैं। ये ग्राफ नहीं है, प्लॉटिंग किया हुआ है। ग्राफ तो ये ड्रॉ किया हमने हर पॉइंट पे। ये हर पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन थोड़े ना देता है कि तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ये तुम प्लॉट किए कि यहां से यहां तक वॉल्यूम में चेंज आया और प्रेशर इतना है इसका, ये तुम प्लॉटिंग करके इसका एरिया निकाले। जबकि हर पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी तुम हर पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम निकाल रहे हो। इस पे हर पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम थोड़े ऑब्जर्व है हमें, इनिशियल और फाइनल ऑब्जर्व है। तो याद रखना कि एक्सपेंशन के केस में वर्क किसका ज्यादा होगा? रिवर्सिबल। इसमें बताओ P और V है और A है और B है। P और V है और ये A है और B है। यहां A है और यहां B है। तो बताओ किसमें वर्क पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा? लिखो क्वेश्चन पहले। यहां A से B गया और B से फिर A आया। यहां A से B गया और B से A आया। तो बताना है किसमें वर्क पॉजिटिव है, किसमें वर्क नेगेटिव है। ये क्लॉकवाइज है। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका क्या ले लेंगे? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक वैल्यू हमें यहां मेंशन होगा, उसका आधा कर देंगे तो आर निकल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। अगर हम बात करें कि इसका एरिया दूसरा तरीके से कैसे निकाले, तो यहां से इसको हटा दो, यहां से ये पूरा एरिया निकाल दो और ये वाला फिर ले लो और ये वाला एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पूरा एरिया वैल्यू ज्यादा आएगा और मैग्नीट्यूड वाइज सॉरी उसका साइन क्या होगा, और ये वाला एरिया का साइन मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम, और वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। साइन वाइज वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो उसमें से इसको माइनस करो, टोटल वैल्यू क्या आएगा? यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज यहां वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसमें क्या आएगा? और इसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो फॉर्मूला लगाना है और यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना है। और दूसरा है प्लस माइनस पूछेगा। अब हेडिंग डालना इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना यू। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर इस एटम के पास या मॉलिक्यूल्स के पास किस तरह का एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी होगा? तो पहले लिख लो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। Sum of all kind of energy is known as internal energy.
और इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर U जो है, तो अगला पॉइंट लिख लेना, U इक्वल टू, अब मान लो ये सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो इसका हम क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या लेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी इसका, यानी बहुत तरह का इसमें एनर्जी होगा। तो इंटरनल एनर्जी सारे एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। लेकिन होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितना बाकी जो वैल्यू होंगे वो बहुत कम होते हैं और उस एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में हम बाकी को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू की, सॉरी, यू किसके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो काइनेटिक एनर्जी का होगा। ठीक है, लेकिन हम किसी बॉडी का क्या ये इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, सारे एनर्जी का सम ले सकते हैं क्या, नहीं, हम उसमें लेते हैं चेंज, यानी चेंज कितना का हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, internal energy cannot be possible to calculate, internal energy cannot be possible to calculate, क्योंकि सारे एनर्जी का सम हम कैसे ले लेंगे, internal energy cannot be possible to calculate, it can be find change in internal energy, it can be find out change in internal energy, it can be find out change in internal energy, it can be find out change in internal energy, यानी डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेल्टा यू। अब यहां पर ध्यान देना, तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था मैंने, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, F/2 RT, एक मोल के लिए RT और n मोल के लिए, तो लिखना डेल्टा यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 NIT। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा यू इज ए फंक्शन ऑफ, क्या प्रेशर का फंक्शन है कि नहीं है, वॉल्यूम का। तो पहले पॉइंट लिखो, डेल्टा इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वॉल्यूम नहीं बोल रहे, जब प्रेशर बोल रहे तो वॉल्यूम भी होगा। तो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट, पहले अभी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डेल्टा यू बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, हालांकि अभी फर्स्ट लॉ थोड़ा पढ़ाया नहीं, लेकिन फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे कि डेल्टा यू अगर निकालना है तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट के टर्म में NCV डेल्टा टी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये कैसे आएगा तो हम बताएंगे वहां पर, डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो वर्क क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, और Q के बराबर होगा तो ये Q इक्वल टू होता है NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, F/2 NIT, और यहां पर हम डेल्टा टी है तो यहां भी डेल्टा टी लगा देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ अगर डेल्टा लगाया तो यहाँ भी डेल्टा लगा सकते हैं, A/2 NR डेल्टा टी लिख सकते हो या टी लिख सकते हो। यहाँ अगर चेंज लगाया तो यहाँ भी चेंज लगा सकते हो। अब ये टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, N से N कैंसिल, तो CV इक्वल टू क्या आ गया, F/2 R आ जाएगा ना, CV इक्वल टू हो जाएगा F/2 R। तो अगर हम यहां पर बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए CV क्या होगा और CP क्या होगा और गामा क्या होगा। तो मोनो एटॉमिक के लिए CV क्या होगा 3/2 R। यहां पर हम वाइब्रेशनल को कहीं कंसीडर नहीं कर रहे हैं, 3/2 R। और CP क्या हो जाएगा, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, तो अगर CV दिया गया तो CP क्या होगा, CV हो जाएगा, CP हो जाएगा CV प्लस R, यानी इसमें एक और R जोड़ देंगे, यानी 3/2 R प्लस R, सॉरी 3/2 R प्लस R, ये हुआ ना, CV ये गिरा और R ये गिरा, तो कितना हो जाएगा, गामा कितना होगा, गामा क्या होता है CP अपॉन CV। CP का वैल्यू कितना आया 5R/2 और CV का कितना आया 3R/2, 2 से 2 गया, R से R गया, कितना आया। इस तरह से तुम घर पे डाई एटॉमिक का निकाल के लाना और ट्राई एटॉमिक का निकाल के लाना, ट्राई एटॉमिक का निकाल के लाना, एक लीनियर के लिए और एक नॉन लीनियर के लिए। तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल।